मेरे साथ यहाँ उपस्थित देश की नए शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अमित खरे जी, यूजीसी के चेयरमैन आदरणीय डीपी सिंह जी, परम आदरणीय वाइस चांसलर समूह एआईसीटी के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी और यहाँ उपस्थित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, मैं आप सभी को आज की इस इंटरेक्शन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। पिछले जुलाई 7 में मंत्रिमंडल में परिवर्तन के उपरांत हम कुछ मित्रों को जो हम सरकार में काम करते थे या कुछ नए मित्रों को जो पहली बार डॉक्टर सरकार जैसे मित्रों को जिम्मेदारी मिली, शिक्षा विभाग में मंत्री स्तर पे पूरा एक नई टीम आई है। आप लोगों को इस विषय में अवगत है। मेरे साथ डॉक्टर सुभाष सरकार, डॉक्टर आर सिंह, अन्नपूर्णा देवी जी और एक प्रकार से मैं और एक नाम उसमें जोड़ के लेना चाहता हूं। मेरे पास जो दूसरे एक विभाग है स्किल मिनिस्ट्री, स्किल एंड एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री, उसकी भी एमओएस राजीव चंद्रशेखर जी। एक प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक नया टीम पिछले दिनों में अनेक स्थान पे नए नए आदरणीय वाइस चांसलर महोदयों का नियुक्ति हुई है, जिनके बारे में अभी सेक्रेटरी महोदय ने उल्लेख किया। मैं उनको भी स्वागत करता हूं और हमें पूरा विश्वास है और मैं तो खुद को व्यक्तिगत रूप में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को सामाजिक जीवन में कई स्तर पे कई प्रकार के काम मैं करके यहां पहुंचा हूं, लेकिन मैं मानता हूं शायद मेरे सामाजिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ समय यही होगा कि मैं जब खुद को थोड़ा परिवर्तन कर सकूं, उस उम्र में, उस मन में हूं। हमें आप जैसे महानुभवों का सहचर्या मिलने वाला है, आपका गाइडेंस मिलने वाला है और आपकी नेतृत्व मिलने वाला है। और जिंदगी में शिक्षक, गुरु, इसके महत्व मैं समझता हूं और हम सभी लोग समझते हैं। और आज शिक्षा विभाग की, विशेष करके उच्च शिक्षा की, ये जो समूह है, वाइस चांसलर ग्रुप है, ये देश की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की प्रमुख बॉडी है। यूजीसी की एफिलिएशन में राज्यों की भी यूनिवर्सिटी है, अनेक गुणात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे राज्य की भी यूनिवर्सिटी देश में काम कर रहे हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी से लेके नीट तक और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी, ये भी अच्छे गुणवत्ता के साथ काम कर रहे हैं। देश में मित्रों, हमें बताया गया लगभग 5 करोड़ उच्च शिक्षा में विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 26 करोड़ विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा में लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी हैं, थोड़ा कम है उनसे। ये उतने में ही एक चित्र हमारे सामने रखती है कि हमारी देश में जो एंट्री पॉइंट जिस नंबर पे होती है, एग्जिट होते होते उसकी घटना तो स्वाभाविक है। सभी लोगों की नसीब और आवश्यकता दोनों नहीं होता है उच्च शिक्षा में जाने के लिए, लेकिन उच्च शिक्षा नाम से ही होती है और स्पिरिट से भी होती है।
भारत जैसे पुरातन सभ्यता की इस लंबे प्रवास, मनुष्य जब से लिखना, कम्युनिकेशन करना, बोल पाना, लिखना तो बाद में आया होगा, बोलना, कम्युनिकेशन, संकेत से लेके लिखने तक ये जो जर्नी मनुष्य की हुई है, उस प्रक्रिया की शायद जो निश इलाका है, क्रीम एरिया है, वो हायर एजुकेशन है। रिसर्च, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज और उसको सामान्य ढंग से रिप्रोड्यूस करना और मानव जीवन की सूक्ष्मता और व्यापकता की दायित्व उच्च शिक्षा विभाग की है। मैं ऐसे एक समूह के साथ कुछ समय काम करूंगा, ये व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत उत्साहित हूं और बहुत आभारी हूं आप लोगों ने आज यहां इकट्ठा आके इस फोरम पे हमें कुछ विषय रखने का मौका दिया और आप भी विषय रखेंगे, उसको मैं समझने का और हमारी टीम समझने का कोशिश करेंगे। ये संजोग है कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रोल आउट होना शुरू हो गया है। मैं अखबार में पढ़ता हूं कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी जिम्मेवारी को, अपने कोर्स, अपने कैरिकुलम, अपने, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल की कोर्स एग्जिस्टिंग 3 साल के साथ साथ लागू किया है। ये बहुत अच्छी पहल है और टाइमिंगली भी उसको शुरू किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए कुछ विषय पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सारे विषय को नीतिगत रूप में सरकार की ओर से समर्थन करता हूं और एकेडेमिया की यही शोभा भी होनी चाहिए। एक ग्रेटर फ्रेमवर्क में आपके लिए जो विधेय है, जो आपके लिए डिजायरेबल है, जो आपकी मैंडेटेड है, उसको आप धीरे धीरे कॉन्सेंसस बिल्डअप करते हुए, प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप उसको आगे बढ़ रहे हो। आप सभी के साथ विभाग खड़ा है। कुछ दिन के बाद हम फिर एक बार एक और ऑर्गेनाइज फोरम पे मिलेंगे, जो वार्षिक रूप में परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के सामने वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस होता है। मैं जब इसका कार्यभार संभालने के उपरांत परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया था, उन्होंने पहला बात हमको कहा था कि जल्द ही वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारी करो। और ये हमारे लिए एक अच्छी विषय है। खुद रुचि लेके हमारे विजिटर के नाते वाइस चांसलर साहब ने समय दिया है। मित्रों, मैं आप लोगों से एनईपी के बारे में और समझना चाहूंगा और एनईपी की हायर एजुकेशन की वर्टिकल में उसको एक प्रकार से डीकोडिंग करना, इंप्लीमेंट करना, उसमें इनोवेशन लाना, उसमें क्रिएटिविटी लाना, उसको जैसे कहा गया है मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना, कोर्स को रेगुलर अपग्रेड करते रहना, टाइमिंग के हिसाब से अपग्रेड करते रहना, ये सब उसमें से गाइडलाइन मिली है। लेकिन ये तब संभव होगा अगर आप उसमें से एक विशेष प्रयास करोगे तो। You all have to create one vertical within your system, and you might have done that by this time. And you all have to implement in its own way. There is a vast geography in our country. This is a multilingual, multicultural country. And इसी एनईपी के अंदर भारतीय भाषा को महत्व देने के लिए कहा गया है। मैं सिद्धांत तो मैं इंग्लिश भाषा की विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी इसको कई बार उन्होंने कहा है, भारतीय भाषा को महत्व देना पड़ेगा। मित्रों, विश्व में कोई भी अर्थनीति जो बड़ा बना है वो अंग्रेजी भाषा के यानी एक अलाइन लैंग्वेज के आधार पे बड़ा नहीं बना है। हमें ना केवल इंग्लिश, हम तो जर्मन भी यहां पढ़ते हैं, हम
यूरोपियन लैंग्वेज, कई प्रकार की यूरोपियन लैंग्वेज को पढ़ते हैं। हम अरबिक लैंग्वेज में दखल ज्यादा करें तो उतना ही अच्छा है। आज की खाड़ी की देश एक नया इकोनॉमिक पावर करके इमर्ज कर चुका है। अगर हम अरबिक भाषा ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा समझेंगे तो हमको फायदा देगा। लेकिन ये सब एक सब्जेक्ट हो सकता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की जो लोग आगे काम करने वाले वो पढ़े तो अच्छा है। विदेश विभाग में कोई जाते हैं तो अधिकारी शुरू से एक लैंग्वेज नया पढ़ते हैं। ऐसे हम उच्च शिक्षा में इस प्रकार की जापानीज लैंग्वेज अगर हमारी यूनिवर्सिटी में और ज्यादा पढ़ाया जाएगा, मैं आगे आपसे और संवाद करूंगा। जापानीज लैंग्वेज को हमारी हायर एजुकेशन वर्टिकल में और ऑर्गेनाइज तरीके से जो हम पढ़ाते होंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस एजिंग इकोनॉमी में हमारी हायर एजुकेशन वर्टिकल से निकलने वाले विद्यार्थी अगर जाएंगे, उनको तो फायदा जो होगा वो जापानी इकोसिस्टम पे काम करके आने वाले हमारे भारत के नौजवान आने वाले दिनों में एक नया दुनिया यहां खड़ा कर सकता है। अब कुछ तो कारण है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जिस प्रकार की क्राइसिस का सामना किया, उसके उपरांत अगर जापान आज दुनिया में एक बड़ा महाशक्ति बन चुका है, कुछ तो उस प्रोसेस में ताकत है। इसलिए हमें जापानीज लैंग्वेज पढ़ के सारे को आत्मसात करना, ये हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन भारत में हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी मूल जो सभ्यता के अंदर पंचों शिक्षा व्यवस्था था, और भारत में कोई भी विषय को अपने मातृभाषा में कोई व्यक्ति उसको सूक्ष्मता से समझता है, उसको अपने दिमाग को उस ढंग से तैयार करता है, उस फ्रेम में डालता है, उसको फिर किसी भी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए मैं इन दिनों में एआईसीटी को धन्यवाद देता हूं, और कुछ यूनिवर्सिटी ने उस दिशा में आगे और काम किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमें अपने भाषा को महत्व देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज उसकी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एस्पेक्ट को लेने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटीज को है। इसलिए एनईपी की जो उस प्रकार की सूक्ष्म दिशा है, आप आने वाले दिनों में, अभी मैं इसको इस मंच में कहने में मेरे कोई द्विधा नहीं है। हमारी एक मित्र पार्लियामेंट की, उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखे हैं, उग्रवाद के ऊपर जेएनयू इंजीनियरिंग कोर्सेस में क्यों एक नया कोर्स लेके आया। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं अमेरिका में रहते हुए अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की कुछ मित्रों से, उच्च अधिकारियों से दुनिया की उग्रवाद के ऊपर कुछ ब्रीफिंग ले रहा था। मैंने मेरे जिज्ञासा उनके सामने रख रहा था कि भाई ये उग्रवाद आगे कैसे बढ़ रहा है, कौन उसकी सोर्स है, कौन उसको समझाने के लिए आता है। उसमें हमें एक विषय का समझ आई कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, साइबर वॉर ही आज नया धर्मगुरु बना है कोई भी विषय को आगे ले जाने के लिए। अगर हमारी इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियर तो नहीं है ना, उनकी डिलीवरी भी तो कोई सोशल प्रोडक्ट के नाते रूप लेता है। उस सोशल प्रोडक्ट कैसे आनी चाहिए, उसमें क्या क्या बाधा है, अगर हमारी जेएनयू उस ढंग से कोर्स बनाती है तो जेएनयू बधाई की पात्र है। जगदीश जी को मैं बधाई देता हूं उस प्रकार की सोच के लिए, उनकी तमाम टीम को बधाई देता हूं। अगर एमआईटी में काउंटर टेररिज्म के ऊपर चर्चा होगी तो हमारी भारत की विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो सकती। इसको हमारी नेशनल इंटरेस्ट कैसे जुड़ा है। हमारी देश की 130 करोड़ लोगों की जिंदगी में ईज लाने के लिए हमारी हायर एजुकेशन वर्टिकल क्या क्या कर सकता है, हमको ग्लोबल पावर बनाने में क्या क्या कर सकता है, ये सारे सूत्र एनईपी में लिखा है, आप लोगों ने ही लिखा है। इसको यूनिवर्सिटी वाइज मिनिस्ट्री की ओर से, सरकार की ओर से एक व्यापक गाइडलाइन 60-70 पेज में दिया है। उसको और डिटेल डॉक्यूमेंट थोड़ा और बड़ा है, लेकिन ये शायद ये एक पॉइंटर है, इंडिकेटर है
एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसको इंटरप्रेट करना शायद यूनिवर्सिटीज की काम है। आप भली भांति करते होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। संजोग देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी उल्लेख किया, आपने भी उसकी योजना बनाई होगी, उसकी भी एक व्यापक रूप आप लीड करोगे देश को, उस मामले में मेरा विश्वास है। और आने वाले 25 साल की जर्नी, आने वाले 2047 की टारगेट को रखते हुए देश कैसे बननी चाहिए, वो तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी है। आप उसमें से काम कर रहे होगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। और मैं अंत में एक ही विषय पे मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि मित्रों, भारत आने वाले दिनों में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, इसे सोशल प्रोसेस सेंचुरीज और 2-3 सेंचुरी के बाद एक एक बार नया एक रेनेसेंस होता है और उसमें से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आती है। पोस्ट कोविड-19 ऐसा ही एक संधि में, ऐसा एक संक्रमण की बेला में हम लोग गुजर रहे हैं। और इसका तो काम हम तो सदियों से, हमारी ऋषि मुनियों से लेके अभी अभी जो 200-300 साल पहले आजादी की एक लंबी लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ, उस समय में भी और आज तक भी उस न्यू ऑर्डर की कस्टोडियन तो हमारी यूनिवर्सिटीज है और आप उसकी प्रमुख हो। इसलिए मैं इसी 2-3 विषयों के साथ मैं आपसे कुछ समय बिताना चाहूंगा। अंत में 2-3 निवेदन भी करूंगा कि इस विषय को हम सभी को मिलकर प्राथमिकता देना ही पड़ेगा, यही समय की आवश्यकता है। और मैं आने वाले दिनों में, और हमारी मंत्रिमंडल की और सहयोगी मित्रों ने, हम प्रत्यक्ष आपकी कैंपस में आएंगे, आपके साथ समय बिताएंगे और क्या अच्छा चीज आप देश के लिए बना रहे हो, उस अनुभव को लेने के लिए आएंगे। इसी शब्द के साथ मैं आप सभी को इस बैठक में पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार। न्यूज़ 6 ओडिया, सत्य, संकल्प और संघर्ष।